ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, ईरान में जारी युद्ध के बीच अब राहत के संकेत दिखाई देने लगे हैं। दुनिया भर में पैदा हुआ ऊर्जा संकट जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। साथ ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने की संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईरान ने दावा किया है कि अगले 30 दिनों में हॉर्मुज जल डब्रूमध्य से जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर पर लौट आएगी। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक 28 फरवरी से पहले जैसी सामान्य स्थिति थी, वैसी ही बहाली 1 महीने के भीतर फिर से हो सकती है। दरअसल देखिए, 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई। तेल सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ईरान ने सुरक्षा कारणों से इस रणनीतिक समुद्री रूट पर यातायात को रोक दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा समुद्री गलियारा माना जाता है। यहां से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। ऐसे में इस रूट के दोबारा खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है और दुनिया भर में मंडरा रहा ऊर्जा संकट भी कम हो सकता है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जो मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात पर अपनी राय हमारे साथ रखते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखिए, आपको बता दें, यहां पर जो स्थिति है वो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अभी जो कयास है वो तो लगाया जा रहा है कि 30 दिनों के अंदर यहां पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद महत्वपूर्ण वो मार्ग खुल जाएगा। हॉर्मुज में आपको बता दें, बाधा से दुनिया में संकट बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ चुका है। 28 फरवरी से पहले रोज यहां पर 125 से 140 जहाज गुजरते थे। यह आपको 28 फरवरी से पहले की बात बता रहे, जब युद्ध नहीं हुआ था। ईरान रोक और अमेरिकी नाकाबंदी से समुद्री रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया और केवल अब देखिए 7 से 8 जहाज है जो भी बमुश्किल से वहां पे गुजरते नजर आते हैं। भारत समेत कई देशों की तेल गैस सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा। खाड़ी देशों से तेल सप्लाई रुकने पर वैश्विक चिंता बढ़ गई। हॉर्मुज संकट से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब देखिए, हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, जरा वो भी आप समझ जाइए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं वो नजर आए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। अमेरिका और ईरान समझौते के करीब है। ट्रंप ने कहा है कि शत्रुता खत्म करने पर काम हमारा लगातार जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना समझौते का अहम हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हिस्सा है समझौते का वही है। दोनों देशों के बीच फाइनल डिटेल्स पर मंथन लगातार जारी है, ये ट्रंप का कहना है। वैश्विक तेल सप्लाई बहाल करने पर फोकस है हमारा। समझौते से ऊर्जा संकट कम होने की उम्मीद है। और ट्रंप ने देखिए ये भी कहा है कि जल्द सामान्य हो सकती है समुद्री आवाजाही, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है, नाकेबंदी लगी हुई है, वो रास्ता पूरी तरह से खुलता हुआ नजर आएगा। हॉर्मुज खुलने से दुनिया को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये देखिए, तमाम जो दावे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए। हालांकि कितनी सच्चाई है और कब तक देखने को मिलेगा, ये तो हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कर्नल टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ पर इस खास बातचीत में। सीधा सवाल है टीपी त्यागी जी, क्या लगता है ये जो दावे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि बस समझौता का मेन पॉइंट है हॉर्मुज को खोलना और कुछ ही दिन की यहाँ पर देरी है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता नजर आएगा, क्या लगता है आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रतिष्ठित चैनल पर बुलाने के लिए, धन्यवाद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है चीजों को कहने की। जो भी कोई व्यक्ति हो बोले आप तो बड़े शानदार हैं। वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी शानदार बोलते हैं और चाइना के प्रेसिडेंट को भी शानदार बोलते हैं और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो वो कहते हैं कि मैं उनका बड़ा बड़ा फैन हूँ। लिहाजा उनकी बातों को पहले तो एक सर्टेन डिस्काउंट के बाद लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर ये समझौता फाइनलाइज हो जाता है, और चांसेस हैं कि हाँ ये हो जाएगा क्योंकि एक लंबी एक्सरसाइज की गई है और बहुत सारे कंसेशन ईरान को देने का प्रस्ताव है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो क्या ये नॉर्मल पोजीशन पर आ पाएगा? कहा गया है कि करीब 1 महीने के अंदर फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो 28 फरवरी से पहले थी। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अब उस रास्ते में माइंस बिछा दी गई हैं और जो माइंस हैं वो माइंस के बारे में पर्याप्त जानकारी खुद ईरान को भी नहीं है, क्योंकि वो युद्ध के दौरान जल्दी में बिछाई गई थी। लिहाजा उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा नहीं गया और वो माइंस ड्रिफ्ट हो गई हैं।
अब खुद ईरान को ठीक से नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अगर मालूम भी रहा होता तो उसमें बहुत सारी माइंस ऐसी हैं जिनको समुद्र की तली में डाला गया था। वो वहां पे रेत में दलदल में फंस गई हैं, नहीं हम्म। दिखाई देती हैं, तो उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। दूसरा, एक फेनोमिनन होता है समुद्र में, ऐसा नहीं है कि पानी की डेंसिटी एक जैसी होती है। वहां की जो हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, घनत्व। यानी कि सोनार से जब उन माइंस को चेक किया जाएगा तो जो इंफॉर्मेशन आती है वो डेंसिटी के मुताबिक अलग अलग आती है। यानी उन माइंस को ठीक से डिटेक्ट करना मुश्किल है। अब डिटेक्ट करने के बाद फिर उनको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने में जोखिम है, हम्म। सबसे ज्यादा जोखिम माइंस में ही होता है। लिहाजा समुद्र में जो माइंस बिछाई गई हैं जिस रास्ते पे ईरान ने, उन माइंस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना एक लंबा बिल्कुल टीपी प्रोसेस त्यागी है। जी, क्योंकि देखिए जिस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तनाव की स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी, उस वक्त तो बड़े बड़े समुद्री माइंस ईरान की ओर से बिछाए गए थे कि कोई भी आएगा जी हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, फट जाएगा और फिर कहानी खत्म यहाँ पर। तो उसमें जी। सोचिए कितना ज्यादा अगर समय लगेगा यदि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बात बन भी जाती है तो। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर ब्रिटेन, यहाँ जितनी भी कंट्रीज हैं, हालांकि माइंस स्वीपिंग व्हीकल हम्म। सभी कंट्रीज के पास भी हैं, हम्म। इंडिया के पास भी हैं, खासतौर से अमेरिका के पास है। लेकिन ब्रिटेन के पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है समुद्री माइंस को हटाने की। यानी कि इसमें नेटो कंट्रीज अगर खुल के सहयोग करें, और उसका उन्होंने इंडिकेशन दिया भी है, तो भी ये मामला एक महीने में खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जो माइन स्वीपिंग व्हीकल है उनको भी खतरा रहता है। हम्म। उनको खतरा रहता है क्योंकि ये माइंस सिंपल माइंस नहीं है, ये एकॉस्टिक माइंस भी हैं, ये मैग्नेटिक माइंस भी हैं। यानी कि जहाज के मैग्नेटिज्म से अपने आप ये माइन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, या जहाज की नॉइज से, ध्वनि से भी ये माइन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इट इज ए वेरी प्रिकेरियस सेंसिटिव ऑपरेशन। तो इसमें एक महीने से कहीं ज्यादा का समय लग सकता है। नेवरदिलेस एक सिचुएशन खराब होने से बच सकती है, समय कम लगे या ज्यादा लगे, तो ये एक राहत की बात होगी। कम से कम वो लेन तो खुली रहेगी जो ईरान ने इस वक्त खोली हुई है। वो जो ईरान ने अपने कोस्टल लाइन के साथ साथ एक लेन खोली हुई है आने जाने के लिए, तो कम से कम वो लेन तो खुली होगी। तो हम्म। अगर 140 नहीं तो कम से कम 100 जहाज तो प्रतिदिन लेकिन टीपी गुजरने त्यागी जी, मैं शायद ये समझना चाहूंगी कि आखिर जरा बताइए कि अमेरिका और ईरान के बीच ये बैकडोर डील इतने अच्छे तरीके से कैसे हो गई? क्योंकि देखिए यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के लिए तो ईरान ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं देंगे क्योंकि समझौते में ये हिस्सा था ही नहीं, और अमेरिका ने कह दिया कि हम तो लेकर रहेंगे। तो फिर जब यहाँ इस बात पे इतना ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी आसानी से खुलना, जरा बताइए कि पीछे क्या क्या वजह रही इसके पीछे। देखिए, जो चीजें दिखाई देती हैं हाँ। असलियत में वैसी नहीं होती। और खास तौर पे सुपर पावर्स वगैरह में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। हम्म। अब एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वही हुआ होगा, लेकिन हो सकता है वो हुआ हो। और हम्म। वो क्या है? वो ये है कि यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम के ऊपर इतनी मारा मारी क्यों है? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इटली में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में अपने न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं? इटली में तो 70 हथियार हैं, और कुल मिला के यूरोप में 150 न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका ने रखे हुए हैं। रशिया ने बेलारूस में रखे हुए हैं। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पूर्व जॉन बोल्टन ने ये कहा था कि अमेरिका को इसलिए ईरान पर अटैक करना पड़ा कि अगर अटैक ना करते तो अगले 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया का एक न्यूक्लियर बम रशिया के थ्रू ईरान भेजा जा रहा था। अब यहां से ये समझिए, इसका मतलब कि वो यूरेनियम के ऊपर पागल होना बेकार की बात है। आवश्यकता हम्म। पड़ने पर नॉर्थ कोरिया अपना हथियार दे सकता है। एक कंडीशन है, और वो ये है कि भाई जिन कंट्रीज ने एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर किए हुए हैं,
वो अपना न्यूक्लियर बम दूसरे कंट्री को नहीं दे सकते। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने तो एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए, वो तो बाहर आ चुका है, लिहाजा वो दे सकता है, अब भी दे सकता है। तो कहीं ये ईरान को बात समझ में आ गई हो कि मुझे यूरेनियम के ऊपर हठ धर्मिता या इसके ऊपर जिद करनी छोड़ देनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर किसी दूसरे देश का न्यूक्लियर बम भी मेरे यहाँ आ सकता है, जैसे अमेरिका ने यूरोप में किया हुआ है। तो ये बात हो सकता है कि उनकी समझ में आ गई हो कि बेकार की बात के ऊपर एक लंबे समय से अटके हुए यूरेनियम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो न्यूक्लियर बम इटसेल्फ आ सकता है। और जो तो जो टीपी त्यागी जी एनडीसी कह सकते हैं कि यदि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे खुल जाता है आने वाले समय में, तो फिर तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ये जो स्थिति अब तक इतनी खराब हो चुकी है उसको ही समेटने में इतना समय लग जाएगा कि लंबे समय तक स्थिति सामान्य होती हुई नजर नहीं आएगी। आपकी दोनों बातें सही है मैम। तेल के तेल की कीमतों में कमी आएगी, निश्चित बात है। लेकिन इसका इफेक्ट एकदम हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये संभव क्योंकि नहीं है। हाँ, जो नुकसान था वो हो चुका है, और जो हो चुका नुकसान है वो कुछ समय तक जारी रहेगा। एकदम अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो चीजें वापस आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। माइंड निकालने में समय लगेगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अंदर विश्वास आने में समय लगेगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने दाम बढ़ा दिए बेइंतहा। अब कोई भी कॉमर्शियल शिप हाँ खुलने के बाद भी वहां जाने से डरता है। वो कह रहे हैं हम तो अल्टरनेटिव रूट लेंगे वाया केप ऑफ गुड होप, वो ज्यादा अच्छा है, कम से कम वो सिक्योर तो है। यहाँ तो डर है, तो लिहाजा उस डर को निकलने में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के डेवलप होने में, माइंस के हटाने में समय लगेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं टीपी त्यागी जी, ईरान तो ये संदेश दे रहा है कि वो टकराव नहीं चाहता है बल्कि व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, और इसी वजह से इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 30 दिन के बाद सामान्य स्थिति हो जाएगी। हालांकि एक सवाल आपसे टीपी त्यागी जी मेरा ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से भारत को सो कॉल्ड बहुत अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमेरिका के ऊपर भारत पूरी तरह से 100% भरोसा कर सकता है, इतनी भरोसे की बात वो कर रहे हैं और इतना अच्छा दोस्त है, तो वे फिर टैरिफ क्यों लगाते हैं? तमाम जो सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, तमाम जो टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसे हटा दे। खुद ही जो वेनेजुएला को यहाँ पर अपना मोहरा बना रहे, खुद ही क्यों नहीं सस्ते में तेल दे देते हैं? देखिए, जब वही बात है त्यागी जी कि अपने हिसाब से दोस्ती करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब उनको लगता है, जब उनके हिसाब से चीजें चलती है तब दोस्ती कर रही है, जब उनके हिसाब से नहीं तो फिर दोस्ती नहीं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। यही सवाल जो आप पूछ रही हैं, जब रूबियो से ये सवाल पूछा गया जो इस समय हिंदुस्तान में है, तो वो कहने लगे कि हमने कोई स्पेशल टैरिफ भारत को केंद्र में रख के नहीं लगाई, हमने तो एक वैश्विक सैद्धांतिक निर्णय असर लिया तो हो था। ही रहा है त्यागी जी, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ना भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि असर तो भारत पर पड़ ही रहा है। भारत पर असर, अब चलो अपने वैश्विक स्तर पर देखकर किया भी, तो भारत पर तो उसका असर पड़ ही रहा है ना। जी, अमेरिका के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता साहब। ये बात 1971 से लेके आज तक 15 दफा साबित की जा चुकी है कि अमेरिका के लिए केवल उसका मतलब प्यारा है, उसके यहाँ कोई सैद्धांतिक चीजें या भावनाएं ये कोई मायने नहीं रखती। और हमारा कहना है कि हिंदुस्तान को भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अब अमेरिका का मतलब है कि हिंदुस्तान बड़ा बाजार है और अमेरिका भी तेल प्रोड्यूस करने लगा है। अब वो चाहता है कि रशिया के बजाय हम अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दें। हम थोड़ा बहुत तो खरीदते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है कि हम अमेरिका से तेल खरीदें। और एक समय में हमारे अंदर कैपेबिलिटी बन गई है। हमने अमेरिका से कहा था एक सुपर कंप्यूटर बनाने में हमारी मदद करो, उसने नहीं की, हमने बना लिया। अब हमने उनसे एक इंजन के लिए कहा था, वो इंजन में उन्होंने पूरी तरह से मदद नहीं की, हमने अल्टरनेटिव खोज लिए। तो आज की तारीख में हम डिपेंडेंट नहीं है ना अमेरिका के ऊपर ना किसी दूसरे देश के ऊपर, क्योंकि हमने खुद काम करना शुरू कर दिया है, चेंजेस होने लगे हैं। बिल्कुल टीपी त्यागी आप सही बोल रहे हैं, और यही वजह कि हॉर्मुज पर भी हमने बहुत ज्यादा जो हमारी निर्भरता थी उसको हटाकर हमने बाकी देशों से भी यहाँ पर तेल लेना शुरू कर दिया। देखिए कुल मिलाकर टीपी त्यागी जी, यदि यहाँ पे हॉर्मुज खुल जाता है तो बहुत बड़ी राहत पूरे विश्व के लिए है, भारत के लिए तो होगी उसमें। और बात रही डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करने की, तो वो तो बहुत ही असंभव सा है, क्योंकि वो हमेशा दोहरी नीति अपनाते हुए नजर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीपी त्यागी जी, तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। आगे बढ़ते